हाय देयर, ये MGT 613 प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 16 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ कैपेसिटी और उसके अंदर है डिज़ाइन कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी और एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले डिज़ाइन कैपेसिटी, इससे मुराद जो है वो मैक्सिमम आउटपुट है या फिर सर्विस कैपेसिटी है, जो कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन प्रोसेस या फैसिलिटी जो है वो डिज़ाइन होती है हैंडल के लिए। और उसके बाद है इफेक्टिव कैपेसिटी। इससे ये जो है क्या टेक्स इनटू कंसिडरेशन बहुत से अलाउंसेस जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं एक्चुअल आउटपुट। और उसके बाद है एक्चुअल आउटपुट। इससे मुराद जो है वो रेट ऑफ प्रोडक्शन या फिर सर्विस प्रोविजन जो कि एक्चुअली अचीव होता है इन प्रैक्टिस। जो फार्मूला है एफिशिएंसी का वो है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन का एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिज़ाइन कैपेसिटी। दोनों में एक्चुअल आउटपुट ऊपर आ रहा है। और अब है एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन एग्जाम्पल। डिज़ाइन कैपेसिटी है 50 ट्रक्स पर डे, इफेक्टिव कैपेसिटी है 40 ट्रक्स पर डे और एक्चुअल कैपेसिटी है 36 यूनिट्स पर डे। उनको आप जो है वो फार्मूले में रख के देख सकते हैं। एफिशिएंसी जो आई है वो आई है 90%, जबकि यूटिलाइजेशन जो है वो है 72%। उसके बाद है फिर क्वेश्चन कैपेसिटी क्वेश्चन और बफर। ये जो है डिफरेंस होता है डिज़ाइन कैपेसिटी के दरमियान और जो यूटिलाइज कैपेसिटी एक ऑपरेशन की प्रोसेस या फिर फैसिलिटी। और उसके बाद है 7 ईच डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी। फैसिलिटीज़ है पहला, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लेआउट है फैसिलिटीज़ का प्ले करता है क्रूशल रोल डिटरमाइन करने में इफेक्टिव कैपेसिटी। उसके बाद है प्रोडक्ट एंड सर्विस फैक्टर, जो नेचर है प्रोडक्ट की या सर्विस जो कि ऑफर हो रही है इन्फ्लुएंस कर सकती है इफेक्टिव कैपेसिटी। उसके बाद है प्रोसेस फैक्टर, जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है प्रोडक्शन की या फिर सर्विस डिलीवरी प्रोसेस की अफेक्ट करता है इफेक्टिव कैपेसिटी। और उसके बाद है ह्यूमन फैक्टर्स, स्किल्स कैपेबिलिटीज़ और अवेलेबिलिटी जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की इन्फ्लुएंस करता है इफेक्टिव कैपेसिटी। उसके बाद है ऑपरेशनल फैक्टर्स, बहुत से ऑपरेशनल फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी। और उसके बाद है सप्लाई चेन फैक्टर्स, जो परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी होती है सप्लाई चेन की वो अफेक्ट करती है इफेक्टिव कैपेसिटी। और उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये जो है बियॉन्ड होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर बाहर होते हैं कंट्रोल से ऑर्गेनाइजेशन के और इम्पैक्ट कर सकते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी। नाउ द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। सबसे पहला है कैपेसिटी स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म डिमांड। कैपेसिटी स्ट्रेटजी जो होती है लॉन्ग टर्म डिमांड के लिए, इसमें शामिल है फॉर्मुलेट करना है प्लान्स को और एक्शन ताकि इंश्योर किया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी जो कि अलाइन है एंटिसिपेटेड फ्यूचर डिमांड के साथ। और उसके बाद है डिमांड पैटर्न। एनालाइज करना हिस्टोरिकल और प्रोजेक्टेड डिमांड पैटर्न, ये एसेंशियल है, ज़रूरी है डिटरमाइन करने के लिए रिक्वायर्ड कैपेसिटी। उसके बाद है ग्रोथ रेट एंड वेरिएबिलिटी। असेसिंग ग्रोथ रेट, असेस करना ग्रोथ रेट जो है मार्केट का या फिर इंडस्ट्री का, और वेरिएबिलिटी जो है डिमांड के अंदर वो क्रूशल है। और उसके बाद है फिर फैसिलिटीज़। इवेल्यूएट करना है एग्जिस्टिंग फैसिलिटी और असेस करना उनकी कैपेबिलिटी हैंडल करने के लिए फ्यूचर डिमांड इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, असेस करना इम्पैक्ट जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इंडस्ट्री के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन के ऊपर जो है ये क्रूशल है। और उसके बाद है फिर बिहेवियर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। एनालाइज करना बिहेवियर और स्ट्रेटजीज जो है कॉम्पिटिटर्स की प्रोवाइड करती हैं इनसाइट्स इनटू द मार्केट डायनामिक और पोटेंशियल कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड अदर इनपुट्स। एवेल्यूएट करना अवेलेबिलिटी जो है कैपिटल की और दूसरे इनपुट की जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए क्रूशल है। उसके बाद है की डिसीजन ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। पहला है अमाउंट ऑफ कैपेसिटी नीडेड। ये जो डिसीजन इसमें शामिल है एस्टिमेट करना लेवल जो है कैपेसिटी का जो कि रिक्वायर्ड होती है पूरा करने के लिए एंटिसिपेटेड डिमांड। और उसके बाद टाइम ऑफ चेंजेस। कैपेसिटी प्लानिंग आल्सो इंटेल्स डिसाइडिंग व्हेन टू मेक चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। उसके बाद नीड टू मेंटेन बैलेंस। कैपेसिटी प्लानिंग जो है वो रिक्वायर करती है मेंटेन करना एक बैलेंस डिमांड के दरमियान और जो कैपेसिटी है, ताकि अवॉइड किया जाए अंडर यूटिलाइजेशन या ओवर यूटिलाइजेशन। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़।
कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन में शामिल भी है डिटरमाइन करना डिग्री जो है फ्लेक्सिबिलिटी की ऑफ फैसिलिटीज़ की के हैंडल किया जाए चेंजेस जो है डिमांड में। उसके बाद है फिर स्टेप्स फॉर कैपेसिटी प्लानिंग। पहला है एस्टिमेट फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। ये जो स्टेप है इसमें शामिल है फॉरकास्ट करना फ्यूचर डिमांड जो कि बेस करती है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, मार्केट ट्रेंड, कस्टमर फोकस और दूसरे रिलेवेंट फैक्टर्स। उसके बाद है इवेल्यूएट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। असेस करना ऑर्गेनाइजेशन की करंट कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़। उसके बाद है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। एक्सप्लोर करना बहुत से अल्टरनेटिव सॉल्व करने के लिए कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स को। और उसके बाद है फिर कंडक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस। एवेल्यूएट करना फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हर अल्टरनेटिव की। और उसके बाद है असिस की क्वांटिटेटिव इश्यूज। कंसिडर करना क्वालिटेटिव इश्यूज की बात हो रही है यहाँ पर, असिस की क्वालिटेटिव इश्यूज। सो कंसिडर करना क्वालिटेटिव फैक्टर्स को जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स। उसके बाद सिलेक्ट वन अल्टरनेटिव। सो बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल एनालिसिस, क्वालिटेटिव कंसिडरेशन और ओवरऑल फिजिबिलिटी चूज़ करना मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव पूरा करने के लिए कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद है इम्प्लीमेंट दी अल्टरनेटिव चूजन। जब अल्टरनेटिव जो है वो सिलेक्ट होता है, इनिशिएट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। और उसके बाद है मॉनिटर रिजल्ट। रेगुलरली मॉनिटर करना और इवेल्यूएट करना परफॉर्मेंस और जो इफेक्टिवनेस है इम्प्लीमेंटेड अल्टरनेटिव्स की। उसके बाद है डेवलपिंग कैपेसिटी अल्टरनेटिव्स। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी इनटू सिस्टम। बिल्ड करना फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम के अंदर अलाउ करता है ईजियर एडेप्टेशन चेंजिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को। और उसके बाद है टेक द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इनटू अकाउंट। डिफरेंट जो स्टेजेस हैं प्रोडक्ट्स के या फिर सर्विस लाइफ साइकिल के रिक्वायर कर सकते हैं वेरिंग लेवल जो है कैपेसिटी का। उसके बाद है टेक अ बिग पिक्चर अप्रोच टू कैपेसिटी चेंजेस रादर दैन के फोकस करना आइसोलेटेड कैपेसिटी एडजस्टमेंट के ऊपर। इम्पोर्टेंट होता है कि लिया जाए एक होलिस्टिक व्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी नीड का। उसके बाद है प्रिपेयर टू डील विद कैपेसिटी चंक्स। कैपेसिटी चेंजेस जो है वो अक्सर होती हैं डिस्क्रीट चंक में, ना कि कंटिन्यूस इंक्रीमेंट में। उसके बाद है अटेम्प्ट टू स्मूथ आउट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स। स्मूथिंग आउट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट में शामिल है मिनिमाइज करना वेरिएशन डिमांड में या फिर प्रोडक्शन लेवल। उसके बाद है आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल ऑपरेटिंग लेवल। ऑप्टिमल ऑपरेटिंग लेवल जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल है जिसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है बेस्ट बैलेंस जो है वो कॉस्ट के दरमियान और जो कस्टमर सर्विस है। उसके बाद है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है होता है जब आउटपुट रेट जो है वो होता है लेस देन ऑप्टिमल लेवल। इस सिचुएशन के अंदर इंक्रीजिंग आउटपुट रेट से क्या होता है कि डिक्रीज होता है, कमी आती है एवरेज यूनिट कॉस्ट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जब प्रोडक्शन या सर्विस वॉल्यूम बढ़ता है तो पर यूनिट जो कॉस्ट होती है उसमें कमी आ जाती है। उसके बाद है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये तब होता है जब आउटपुट रेट रिजल्ट इन ये तब होता है जब आउटपुट रेट जो है वो ज़्यादा होता है ऑप्टिमल लेवल से। सो इस केस के अंदर क्या होता है कि इंक्रीजिंग द आउटपुट रेट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द एवरेज यूनिट कॉस्ट। जब प्रोडक्शन या सर्विस वॉल्यूम जो है वो एक्सीड कर जाता है एक ऑप्टिमल लेवल को, तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि एक लेवल जो है ऑप्टिमल लेवल उसको क्रॉस कर लिया तो उसके बाद क्या होता है कि पर यूनिट कॉस्ट के अंदर इजाफा हो जाता है। और अब आपके सामने जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो रेट ऑफ आउटपुट है और वाई एक्सिस के ऊपर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है। और जो पॉइंट दिखाया जा रहा है वो है मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल
कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।